उत्कीर्णन शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक में आम से लेकर अतुलनीय रूप से दुर्लभ तक हजारों अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। इन सामग्रियों को विभिन्न तरीकों से जोड़ा जा सकता है और जब एक शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर द्वारा पूरक किया जाता है तो वे असंख्य रहस्यमय और गहन शिलालेख मिस्टेरियस एंड डार्क इंस्क्रिप्शन बनाने में सक्षम होंगे। शिलालेख तकनीकों इंस्क्रिप्शन टेक्निक में 3600 आधार रेखाएं और 4900 आधार चिन्ह शामिल थे। इन असंख्य रेखाओं और प्रतीकों को तब कई तरह के क्रम परिवर्तन में जोड़ा जा सकता था ताकि हमेशा बदलती रहने वाली शिलालेख तकनीक का पता लगाया जा सके और उसे उकेरा जा सके। शौक शिलालेख 3600 प्रकार की आधार रेखाओं में से केवल एक था। वेद प्रताप स्वाभाविक रूप से शौक आधार रेखा को जानते थे। वास्तव में उन्हें पता था कि आधार रेखाएं 3600 तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वास्तव में 6000 अलग अलग प्रकार की थीं। यह ओमान कॉन्टिनेंट महाद्वीप के शिलालेख मास्टर्स इंस्क्रिप्शन मास्टर्स के पास मौजूद आधार रेखाओं से लगभग दोगुनी थी। हालांकि स्काई वर्म सिल्क की तरह वेद प्रताप को यकीन नहीं था कि ओमान कॉन्टिनेंट की शौक लाइन देवताओं के दायरे गॉड लेवल में एक जैसी थी। वह केवल यह आशा कर सकता था कि बहुत अधिक अंतर न हो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियों पर सच्चा सार इकट्ठा हो गया। अपने हाथ से उसने हवा में चमकदार रेखाओं की एक श्रृंखला खींची। वे एक शांत और भव्य प्रकाश से चमक उठे और अंत में एक जटिल आरेख में मिल गए जो श्रेया गुजराल और खाली आंखों से देख रही बड़ी वरिष्ठ बहन के सामने चमक उठा। वेद प्रताप हर दिन इन शिलालेखों का अभ्यास कर रहे थे और आत्मा की यादें और उसकी यादें आखिरकार सामंजस्य बनाने लगीं। इसके परिणाम 2 शब्दों में थे, काफी आसान। वेद प्रताप ने पूछा, क्या यह शौक प्रतीक था? श्रेया गुजराल अचंभित होकर देखती रहीं और बड़ी वरिष्ठ बहन ने उनकी ओर देखा और उनके भावों पर ध्यान दिया। वह तुरंत यह निर्धारित करने में सक्षम थी कि यह युवा गुंडा अपनी उंगलियों से केवल चित्रांकन नहीं कर रहा था, बल्कि उसने शौक रेखा खींची थी और इसमें कोई गलती नहीं थी। लानत है! इस युवा बदमाश ने वास्तव में अप्रत्याशित रूप से शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक को समझ लिया। क्या यह बहुत ही हास्यास्पद नहीं था? श्रेया गुजराल के दिल में वह वास्तव में हैरान थी और अपनी जटिल भावनाओं को प्रकट न करने की कोशिश कर रही थी। 3600 आधार रेखाएं थीं और एक शौकिया के लिए उन्हें पूरी तरह से याद रखना बेहद मुश्किल था। यह कहना बहुत अजीब नहीं था कि वेद प्रताप को यह एक आधार रेखा पता थी, लेकिन जिस बात ने उसे चौंकाया वह यह था कि उसने जो शौक प्रतीक बनाया था वह पूरी तरह से सही था। ऊर्जा सही स्थानों पर रखी गई थी और यह आश्चर्यजनक था। यह केवल अभ्यास के दौरान किए गए श्रमसाध्य प्रयास का परिणाम हो सकता है। अपने दिल में थोड़ा अवसाद के साथ वह चौंक गई। यह है, वेद प्रताप ने कहा, शौक पैटर्न मारने वाले देवता किलिंग गॉड सिंबल का संकेत है। इसका उपयोग आमतौर पर एक हथियार पर रखा जाता है। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी हथियार का इस्तेमाल करता है तो वह आम तौर पर अपनी ऊर्जा को हथियार पर केंद्रित करता है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन को हराने के लिए किया जाता है, लेकिन बढ़ी हुई प्रभावशीलता सीमित होती है। अगर हथियार पर शौक लाइन रखी जाती है तो जब मार्शल आर्टिस्ट अपनी ऊर्जा को हथियार में केंद्रित करता है तो यह शौक पैटर्न के माध्यम से प्रवाहित होगी और एक उच्च गति कंपन पैदा करेगी जो भेदने की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे हथियार की तीक्ष्णता की डिग्री प्रभावी रूप से बढ़ जाती है। वेद प्रताप ने शौक पैटर्न को आसानी से समझाया जैसा कि श्रेया गुजराल ने उम्मीद की थी। अगर वह इतनी कुशलता से शौक पैटर्न बनाने में सक्षम था तो उसे निश्चित रूप से इसके पीछे के सिद्धांतों को जानना चाहिए था। यह केवल अजीब होगा अगर वह नहीं जानता था।
श्रेया गुजराल की प्रतिस्पर्धी भावना भी जागृत हुई। वह इस लड़के को खुद से आगे नहीं बढ़ने दे सकती थी। उसने पूछा, तो इस सहपाठी, क्या तुम भी ध्वज प्रतीक चित्रण तकनीक और इसके पीछे के सिद्धांत को जानते हो? उसने अपेक्षाकृत सरल आधार रेखाओं को छोड़ दिया था और कुछ अधिक जटिल आधार प्रतीकों को अपना लिया था। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से वेद प्रताप को भ्रमित नहीं कर सका। वास्तव में वेद प्रताप की आधार प्रतीकों की समझ ओमान कॉन्टिनेंट में पेश की जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरी और गहन थी। उसने शांति से हवा में ध्वज प्रतीक बनाया। हालांकि आधार प्रतीक कुछ जटिल थे, वेद प्रताप की उंगली में जरा भी विराम नहीं था और पलक झपकते ही जटिल शिलालेख प्रतीक हवा में चमक उठा। अब श्रेया गुजराल भी पूरी तरह से चकित थी। आधार प्रतीक दोगुनी रेखाओं के साथ कहीं अधिक जटिल था और प्रतीक में ऊर्जा का पता लगाना और भी मुश्किल था, लेकिन वेद प्रताप ने इसे आसानी से बना लिया था। यह श्रेया गुजराल से कहीं आगे निकल चुका था। हे भगवान, यह तो एक जीनियस था। अप्रत्याशित रूप से यह बेतरतीब बच्चा शिलालेख प्रतिभा, इंस्क्रिप्शन टैलेंट में जीनियस के बीच एक जीनियस निकला। लेकिन इस ईश्वरीय उत्कीर्णन शिलालेख तकनीक को सीखने के लिए उसने किससे पढ़ाई की? उसके रूपरंग से पता चलता था कि वह किसी बड़े कुलीन परिवार से नहीं था। क्या यह संभव था कि वह किसी प्राचीन ऋषि या असाधारण सन्यासी का प्रशिक्षु था जो दूरदराज और एकांत पहाड़ों में रहना पसंद करता था? श्रेया गुजराल ने पाया कि वेद प्रताप पहेलियों से भरा हुआ था और वह उसका परीक्षण करती रही। जितना अधिक वे एक दूसरे से पूछते उतना ही अधिक वह आश्चर्यचकित होती। यह वेद प्रताप ऐसा नहीं था जैसा वह दिखता था। इसमें 3600 रेखाएं और 4900 चिन्ह थे जो 8000 से अधिक विभिन्न प्रकारों में जुड़ गए, और उसने उन्हें सहजता से सूचीबद्ध किया, जैसे कि वह प्रत्येक से परिचित हो। श्रेया गुजराल के आश्चर्य की तुलना में बड़ी वरिष्ठ बहन पहले से ही उनकी बातचीत से चकित थी और किनारे पर उलझन में थी, क्योंकि दो शिलालेखकर्ता एक दूसरे से एक अलग और पूरी तरह से स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे। वह केवल श्रेया को देख सकती थी, जो बढ़ती हुई विस्मय और प्रशंसा दिखा रहा थी। बड़ी वरिष्ठ बहन श्रेया को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। श्रेया गुजराल की सुंदर और शांत अभिव्यक्ति से मूर्ख मत बनो। उसने सभी के साथ अच्छे व्यवहार और सहज अनुग्रह के साथ व्यवहार किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि स्वाभाविक छठी रैंक की प्रतिभा और उसकी अपार शक्ति ने उसके दिल को अहंकार की आत्मा से भर दिया था। अब से पहले उसने कभी भी उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति को इतना उच्च मूल्यांकन नहीं दिया था। आखिरकार बड़ी वरिष्ठ बहन सुन्न हो गई। उसे केवल एक बात समझ में आई, आज इस लड़के का पास कार्ड जब्त करना असंभव होगा। अरे, यह सोचना कि वह इतनी बड़ी गलती करेगी। उसने अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया। यह सोचना कि यह बेतरतीब देहाती किस्म वास्तव में किसी प्रकार की शिलालेख प्रतिभा, इंस्क्रिप्शन टैलेंट हो सकता है। यह बड़ी वरिष्ठ बहन वाकई पागल हो जाने वाली थी। धीरे धीरे श्रेया गुजराल की अभिव्यक्ति में सम्मान की भावना बढ़ती गई। जब बातचीत शुरू हुई तो वह धीरे धीरे विनम्र होती गई। उसने पाया कि वेद प्रताप के साथ बातचीत करके प्रतीकों और ऊर्जा संरचनाओं की अंतर्दृष्टि के बारे में उसका ज्ञान उसकी अंगूठी जितनी समझ और ज्ञान की गहराई के कारण व्यापक हो गया था। यह एक शानदार और पुरस्कृत भावना थी। श्रेया गुजराल अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम थी कि वेद प्रताप एक दुर्लभ प्रतिभा थी जो केवल एक सदी में एक बार उभर सकती थी। लेकिन उसके पीछे एक और भी बड़ा रहस्य था। यह छाया गुरु जिसने उसे सिखाया वह केवल पूर्ण ज्ञान और अधिकार वाला एक शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर ही हो सकता था। यहाँ तक कि अगर उसकी अपनी शिक्षिका से तुलना की जाए तो यह एक मोमबत्ती की तुलना उग्र सूर्य से करने जैसा था।
वास्तव में इस युवा की उत्पत्ति किस तरह की थी? श्रेया गुजराल को वेद प्रताप में बहुत रुचि थी। उनके बीच हुए आदान प्रदान का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिसमें उसे सिर्फ लाभ हुआ, लेकिन वेद प्रताप स्वयं और उसके पीछे के रहस्यमय शिक्षक का गुजराल परिवार के लिए असाधारण महत्व था। उस विचार के साथ श्रेया गुजराल ने कहा, साथी छात्र, अब जिथर पाठ शुरू करने का समय आ गया है, इसलिए मुझे खुद को माफ करना होगा। आज आपसे बात करना बहुत बढ़िया रहा। यदि संभव हो तो शायद जिथर व्याख्यान समाप्त होने के बाद फिर छोटी श्रेया आपको एक त्वरित भोजन के लिए ग्रेट खजाना पैवेलियन में जाने के लिए कहना चाहेगी और एक साथ शिलालेख तकनीकों, इंस्क्रिप्शन टेक्निक के सिद्धांतों का पता लगाएं। क्या यह सहपाठी के लिए ठीक है? श्रेया गुजराल की मधुर और मधुर आवाज बहुत ही प्रेरक थी और उसके ईमानदार भाव और स्वर्गीय रूप के साथ मिलकर किसी भी पुरुष के लिए मना करना कठिन था। सच्चाई यह थी कि वेद प्रताप उसे अस्वीकार नहीं करना चाहता था। न केवल श्रेया प्रताप की पृष्ठभूमि प्रभावशाली थी और वह खुद सुंदर थी, बल्कि वह इस मामले में भी दुर्लभ थी कि वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और उसमें श्रेष्ठता का कोई दिखावा नहीं था। ऐसी लड़की के सामने किसी भी तरह की दुर्भावना रखना असंभव था। हालांकि वेद प्रताप के पास समय की कमी थी और रक्षक मार्शल अकादमी हाउस की परीक्षा में केवल 3 महीने बाकी थे। उसे इस अवधि के दौरान शिलालेख तकनीक, इंस्क्रिप्शन टेक्निक से पैसे कमाने की जरूरत थी ताकि वह अपनी जरूरत की दवाइयां खरीद सके और फिर दवाओं पर शिलालेख उकेर सके और जितनी जल्दी हो सके अपनी खुद की साधना को आगे बढ़ा सके ताकि वह रक्षक मार्शल अकादमी हाउस में प्रवेश कर सके। भले ही वह रक्षक मार्शल अकादमी हाउस में प्रवेश कर जाए, फिर भी उसे ताकत की जरूरत होगी। अभी भी वह घिनौना सनी बत्रा था जो निस्संदेह उससे लड़ने के लिए नजरें गड़ाए हुए था। अगर उसने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो वह सनी बत्रा के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना जा सकता था और उसे बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। वेद प्रताप को बस जिथर क्लास में रहने, फिर एक खूबसूरत महिला के साथ दोपहर का भोजन करने और दोपहर के भोजन के बाद दिन भर बिना किसी ट्रैक के गायब होने और फिर से मिलने के उद्देश्य से संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्रेया गुजराल के लिए यह अच्छा और बढ़िया था, लेकिन वेद प्रताप के लिए वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। आखिरकार अभी अभी आदान प्रदान में यह श्रेया गुजराल ही थी जिसने सभी लाभ और अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी और ऐसा कोई नया ज्ञान या प्रेरणा नहीं थी जो वह वेद प्रताप को दे सकती थी। तो वेद प्रताप ने कुछ हद तक खेद व्यक्त करते हुए मना कर दिया और कहा, मुझे बहुत खेद है, लेकिन आज मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। ओह, अच्छा, मुझे पता होना चाहिए था। श्रेया गुजराल ने अफसोस के साथ कहा और उसके गाल लाल हो गए। उसने उससे पूछा था और अस्वीकृति की संभावना के बारे में नहीं सोचा था। वास्तव में श्रेया गुजराल ने बचपन से ही कभी भी अपने बराबर के किसी लड़के को खाने पर नहीं बुलाया था, लेकिन उसे अनगिनत बार आमंत्रित किया गया था। उसने सभी को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपने करीबी दोस्त के साथ खाना खा रही थी। दूसरों के समय और भावनाओं को अस्वीकार करते समय उसके मन में इसके लिए बिल्कुल भी भावना नहीं थी, लेकिन इस बार वह अस्वीकार की गई थी और उसकी पहली खोज यह थी कि अस्वीकृति का स्वाद भी बहुत कड़वा था, जैसे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो। आखिरकार भले ही वह एक बड़े कुलीन परिवार से थी, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी एक 15 साल की छोटी लड़की थी। वेद प्रताप के अस्वीकार करने पर बड़ी बहन के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया और वह उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ी। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, यह लड़का। इस लड़के ने वास्तव में एकमात्र श्रेया गुजराल को अस्वीकार कर दिया। हे भगवान, क्या इस खूबसूरत दुनिया में ऐसी कोई बात संभव है?
क्या वह वाकई एक आदमी है?